आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। हमारी इस खास पेशकश में आज बात होगी बुलियन ट्रेडिंग की। बुलियन का मतलब है हाई प्योरिटी वाले गोल्ड और सिल्वर में कारोबार करना। जब इन कीमती मेटल्स के बार, सिल्लियों या फिर सिक्कों के फॉर्म में इन्हें रखा जाता है तो उसे बुलियन कहते हैं। बुलियन को कभी कभी लीगल टेंडर भी कंसिडर किया जाता है। अक्सर देशों के सेंट्रल बैंक बुलियन गोल्ड रिजर्व के तौर पर रखते हैं। इन्वेस्टर्स भी बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आज के बदलते दौर में हमारे देश में बुलियन ट्रेडिंग की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। बुलियन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले ट्रेडर्स कैसे कमा सकते हैं मनचाहा मुनाफा। इसी को समझने के लिए हमने आज 3 खास मेहमानों को हमारे शो में इनवाइट किया है। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शरद कोहली। नमस्कार, आदाब। उनके साथ है एंटीक गोल्ड ज्वेलर के ओनर मानिक मित्तल और हैं अकीकी प्रोडक्ट एंड डिजाइन की स्टार्टअप कृतिका महेश्वरी। आप तीनों को हमारे शो में बहुत बहुत वेलकम है। शुक्रिया। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे शरद जी, आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगी मैं कि बुलियन ट्रेडिंग क्या है, एक इन्वेस्टर के नजरिए से कैसे समझाएंगे आप? देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो इसको पुश्तों से हमारे जो हिंदुस्तान के परिवार हैं वो इसको इकट्ठा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर घर में, मेरे ख्याल शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर कुछ सोना और चांदी ना हो। पर इसको 2 तरीके से आप रखते हैं। एक तो इसको रखते हैं जब आप इसको ज्वेलरी में कुछ गहने बना के रखते हैं, या आपने जैसे अभी सिक्कों की बात करी, सिक्कों में रखते हैं, इसकी बार्स आती हैं, बार्स के हिसाब से रखते हैं। तो ये 2-3 तरीके हुए जब आप इसको हार्ड फॉर्म में घर पर रखते हैं। ज्वेलरी तो ऑफ कोर्स इस्तेमाल भी की जाती है, आप शादी ब्याह का मौका हो और निकाह का मौका हो तो इसको पहना भी जाता है। पर दूसरे तरीके के जो बुलियन के मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं ट्रेडर्स बोलता हूँ। ट्रेडर्स होते हैं जो इसकी खरीद फरोख्त करते हैं। खरीद फरोख्त का मतलब है इसको बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रखते हैं। इसको वो 15 दिन, 1 महीना, कभी कभी तो आपको ये हैरानी होगी जानकर कि सुबह लेके शाम को भी बेच दिया जाता है जब इसकी वाकई में ट्रेडिंग की जाती है, या इसको दूसरे दिन, तीसरे दिन बेच जाता है। पर ज़्यादातर लोग देखा गया है कि हिंदुस्तान में खासकर वो इसको सोने के साथ, ऐसा माना जाता है कि सोने के साथ सो जाइए। मतलब आप सोने को लेके लंबे वक्त तक रखिए। और जिसने भी सोने को लंबे वक्त तक आज तक रखा है, अगर मैं पिछले लंबे सालों की बात करूं, मैं पिछले 20-25 साल की बात करूं, तो उसको ज़रूर ही इसमें मुनाफा हुआ है। खासकर पीछे के जो हम 2-3 साल लें उसमें तो अस्मिता खास मुनाफा हुआ है। तो बुलियन ट्रेडिंग को आप 2 तरीके से देखें। एक तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें कि अगर आप अपना, और मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी होने के नाते, कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो हम जो रेकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि उसमें से 15 से 20% आपको सोने चांदी में, या सोने की अगर मैं खाली बात करूं तो उसमें आपको रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। पर ये 2 किस्म से जो मैंने आपको ट्रेडिंग बताई, एक तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया जाता है और दूसरा इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। तो ये 2 फर्क जानने, मुझे लग रहा है आज पैसा बोलता है कि जितने भी देखने वाले हैं उनको ये दोनों में फर्क समझना जरूर होगा। जी मानिक जी, आप तो बुलियन ट्रेडिंग के एंटरप्रेन्योर हैं। आपके नज़रिए से किस तरह से, कितना बूस्ट करने वाली ट्रेडिंग होती है ये? किसी भी तरह से हम बात करें, किसी भी इकोनॉमी के लिए गोल्ड आज के टाइम में आप देखेंगे जैसे कि जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहे हैं, हर जगह लड़ाई का माहौल है। चाहे हम इजराइल की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, उस टाइम में जब बाकी सब चीज़ों में, बाकी सब एसेट्स में वैल्यू कम हो जाती है, उस टाइम आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कंट्री है या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आ रही है। उसका रीज़न यही है कि इसको सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में, जब से कहते हैं पेंडेमिक आई है, उसके बाद से गोल्ड के जो प्राइजेज़ है ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल में डबल हो गए हैं। तो इससे यही पता चल रहा है कि लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में मिल रहा है। तो जो अभी हालात है, इन हालातों में मुझे लगता है कि बुलियन ट्रेडिंग सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी, तो बुलियन ट्रेडिंग क्या होती है, शरद जी ने बताया, मानिक मित्तल जी ने बताया कि किस तरह से ये बूस्ट देती है। आपसे जानना चाहूँगी कृतिका महेश्वरी कि किस तरह से अभी तक जो इसका सफ़र रहा है, आपके नज़रिए से वो कैसा रहा है? तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, बुलियन, कॉइन्स, इनगॉट्स जो कहते हैं।
जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो गोल्ड के प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं। जब हम कहते हैं यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हो गए या यूएस डॉलर का प्राइसिंग हुआ या हम इक्विटी, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बेसिस पे प्राइसिंग नहीं डिटरमाइन होती है। ये सब इंटरेस्ट रेट्स, लेंडिंग रेट्स, बोरोइंग रेट्स और जो डॉलर प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो जैसे आप मानिए कि डॉलर बढ़ रहा है तो गोल्ड उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। बट अगर जब गोल्ड बढ़ेगा तब शायद डॉलर डाउन हो रहा होगा, तभी गोल्ड बढ़ रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं इन्वर्स रिलेशनशिप हमेशा देखा गया है उस चीज़ में। मीनवाइल लास्ट 3-4 साल में हमने पेंडेमिक देखा, कोविड देखा और अभी रिसेंट इतनी जो रेड सी क्राइसिस हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, इज़राइल हमास अटैक हुआ, इन सारी चीज़ से फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो गोल्ड का प्राइस अभी 3-4 महीने पहले था उससे भी ज़्यादा वो अभी प्राइस बढ़ चुका है। इनफैक्ट इवन इन सिल्वर अगर हम देखें तो 5 साल पहले वो जो था उसका ऑलमोस्ट डबल द रेट अब है सिल्वर का मेटल। तो यानी आपके नज़रिए से बहुत अच्छा सफ़र रहा है इसका। हाँ जी बिल्कुल जी। शरद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हमें बुलियन ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है? देखिए, जैसा कृतिका ने इस तरफ इशारा किया, मैं उसको थोड़ा सा उसमें और जोड़ देता हूँ। अब इसको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर गोल्ड का जो दोस्त है वो है दुनिया के लेवल पर थोड़ी सी जब अशांति सी हो जाती है, जब सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमने देखा ऐसे हालात में गोल्ड चलता है। तो ये क्या चीज़ बताता है? ये बताता है कि गोल्ड आपके मुसीबत का साथी है, कि जब दुनिया मुसीबत में होगी, जब दुनिया के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो गोल्ड उस समय चलने लग जाता है। जैसा कि अभी कृतिका ने भी जिक्र किया कि हमने रशिया यूक्रेन को देखा कि 2 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पर लड़ाई चलते हुए। इजराइल गाज़ा में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन है, साउथ चाइना सी में टेंशन है, रेड सी का जिक्र हुआ, रेड सी में भी टेंशन है। तो जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तब गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को आप ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और एक अच्छी बात जो इन्होंने बताई कि अमूमन लोग ये मानते हैं कि अब शादी ब्याह का सीज़न आ गया तो भाई गोल्ड की प्राइस चढ़ने लग जाएंगी, पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते और शायद आज के शो के बाद वो ये जान जाएंगे, जो इन्होंने भी जिक्र किया, कि गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स की जाती हैं, मतलब वो वहाँ से चलती हैं। थोड़ा बहुत यहाँ शादी ब्याह आई, अक्षय तृतीया आया, धनतेरस आया, जिसमें लोग शगुन के तौर पर गोल्ड खरीदते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको 100, 200, 300 रुपये मूवमेंट, 500 रुपये तक मूवमेंट दिखाई देगा। पर गोल्ड की जो प्राइस सुबह खुलती है, जब आप ज्वेलर्स हैं मेरे साथ, दोनों ज्वेलरी इंडस्ट्री से आते हैं, जानते हैं, जब सुबह खुलती है तो लोग रात को पर आउंस, ये अमेरिका में जो प्राइस चलती है उस आउंस के हिसाब से, यहाँ तो हम 10 ग्राम का यूनिट लेते हैं, अस्मिता आपको पता होगा कि 10 ग्राम तोला बोला जाता था जिसको, आजकल 10 ग्राम बोलते हैं। यहाँ पर हम भले ही 10 ग्राम पे करते हो, पर अमेरिका में जो प्राइस खुलती है, हालांकि उसको हम 10 ग्राम में ब्रेक करें तो प्राइस उसके साथ यहाँ के अलाइन हो जाती है, पर वो आउंस के हिसाब से प्राइस चलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस चलती है उसी प्राइस से इंडिया में वो प्राइस खोली जाती है। और जब जब मुसीबत आई है दुनिया के ऊपर तब गोल्ड बढ़ा है। 1-2 रीज़न और भी है अस्मिता बढ़ने के, जो कि लोगों को बताना, जानना उनके लिए ज़रूरी है कि अब देखिए वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, जिसका कृतिका ने अभी जिक्र किया। आपको 2 देशों को आपस में खरीद फरोख्त करनी है, सामान मंगाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो डॉलर का इस्तेमाल किया ज़्यादातर करा जाता है। हालांकि आजकल हालांकि इंडिया की करेंसी भी अब 19-20 देशों में रुपी ट्रेड भी होने लगा, पर ज़्यादातर डॉलर का होता है। तो जब जब डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड को एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिलने के संकेत मिलने लगते हैं, इशारा मिलने लगता है कि इसीलिए आपने देखा कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें खासकर चाइना के हैं, और ये हाल में जो आपको सोने में तेजी नजर आ रही है, इस तेजी के पीछे वो जो लड़ाइयां चल रही हैं वो तो है ही हैं, पर बहुत बड़ी तेजी का जो रीजन है वो ये जानना जरूरी है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस वक्त गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें चाइना का सेंट्रल बैंक है, आपको हैरानी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी गोल्ड में बहुत बाइंग कर रहा है। अमेरिका का, यूरोप के कई सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई पर किसी भी चीज की कीमत चलती है, उसको ज्यादा खरीदार आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है, ज्यादा बिकवाल आ जाए तो कीमत गिरने लग जाती है।
तो गोल्ड और सिल्वर की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में जब जब लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, और सेंट्रल बैंक्स तो अस्मिता ये ध्यान देने वाली बात है कि 10-20 ग्राम या 2-3 तोले की बात नहीं करते, वहां तो बात क्विंटल और टनों की होती है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े लेवल पर खरीदारी की जाती है तो गोल्ड का तो आपने जो हाल में तेजी देखी है, मेरी समझ से वो तेजी इंटरनेशनल बैंक्स ने, जो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर खरीदारी करी है बड़े लेवल पर, उसकी वजह से तेजी नजर आ रही है। और ये एक तरफ इशारा भी करती है, अब ये बहुत जरूरी है आज के शो के थीम को देखते हुए, कि क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब आपके सवाल से आता है बात, क्या आम इन्वेस्टर्स को, या मैं यूं कहूं कि पैसा बोलता है कि डीडी उर्दू के जो दर्शक हैं, क्या उनको भी आज गोल्ड खरीदना चाहिए? तो आपको तो बड़ा आसान तरीका मिल गया कि भाई एक बड़े बैंक ने इस लेवल पर इतनी खरीदारी कर ली, तो इसका मतलब उनको ये दिख रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उनको ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये सोना ऊपर जाने वाला है। अब इसमें लोग ये पूछते हैं साहब आपने कहा अगले दिन तो गिर गया, तो ये छोटी मोटी जो गिरावट आती रहती है इसको नजरअंदाज कर देना है, क्योंकि गोल्ड में जो इन्वेस्टर है उसको लंबे वक्त पर सोचना है, पर जो ट्रेडर है, आपको याद होगा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इन्वेस्टर और ट्रेडर दो किस्म के अलग अलग लोग हैं। जो ट्रेडर है उस ट्रेडर के लिए कुछ और रूल्स हैं और इन्वेस्टर के लिए कुछ और रूल्स हैं। अब आप आगे चलेंगे तो मैं इसका जिक्र करूंगा कि इसकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है, क्या इसकी दुकान लगा के बैठा जाता है या इसको कहीं किसी बाजार में जाके बेचा जाता है, इस पर जरूर जिक्र करेंगे अस्मिता। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज हमको देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के कि कैसे गोल्ड की एक्चुअली, और आपको ये भी हैरानी होगी कि ज्यादातर जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है उसमें गोल्ड को हाथ भी नहीं लगाया जाता, उसमें गोल्ड देखने को भी नहीं मिलता है, वो खाली कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग होती है। इसके बारे में आगे जैसे जैसे कार्यक्रम चलेगा इसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल, वर्चुअल गोल्ड की हम बात करेंगे, लेकिन फिजिकल गोल्ड की मैं बात करती हूँ मानिका आपसे। जैसे अभी तक हमने ये जाना कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छा मुनाफा इसमें इन्वेस्टर कमा सकता है, लेकिन जब मैंने गोल्ड खरीदा तो मैं उसको किस फॉर्म में खरीदूं कि जब मैं उसे मार्केट में सेल करने जाती हूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर मैंने ज्वेलरी ली है लेकिन जब मार्केट में उसको लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ रीज़न से कुछ कट कर देते हैं ज्वेलर्स, तो इसको समझना चाहूँगी मैं। इस चीज़ को आप इस तरह से देखिए, मान लीजिए आप एक ज्वेलरी ले रहे हैं, आप उस ज्वेलरी को यूज़ करते हैं, सालों साल आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए उसमें 2% कुछ कट भी जाता है, पर आप उस चीज़ को 10 साल यूज़ कर रहे हैं, आप जो आपकी चीज़ यूज़ भी हो रही है और आपकी वैल्यू यूज़ के साथ साथ उस चीज़ की वैल्यू बढ़ भी रही है। दूसरा, अगर आपको ये है कि आपको सिर्फ एक इन्वेस्ट करना है और आपको ये नहीं कि उस चीज़ को आपको एज ए यूजेबिलिटी के लिए लेना है, तो आप उसको क्या कहते हैं बार्स के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे आप MMTC के कॉइन्स आते हैं या 1 किलो की बार आती है, आप उस फॉर्म में भी आप गोल्ड को ले सकते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर मैं हमेशा यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि ज्वेलरी के फॉर्म में अगर आप गोल्ड लेते हैं, एज ए ज्वेलरी लेते हैं, तो उसमें आप उस चीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं और उसके जो आपको गोल्ड के बेनिफिट्स हैं जो हर साल बढ़ रहा है वो भी आपको मिलेंगे। तो फिजिकल गोल्ड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपको यूज़ भी आ रही है चीज़ और आपको जो क्या कहते हैं प्रॉफिट्स है वो भी मिल रहे हैं। जी, तो मानिक जी का ये मानना है कृतिका कि एक बेस्ट ऑप्शन है अगर फिजिकल गोल्ड आप बाय करते हैं, एक इन्वेस्टर के नज़रिए से आप इसे कैसे देखती हैं? आपके नज़रिए से किस तरह से प्रॉफिटेबल है ये? मैं इन पॉइंट्स में कुछ एडिशन करना चाहूँगी। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अलावा कॉइन्स हैं, बार्स हैं। गोल्ड में जब आप ख़रीदते हैं कुछ मेकिंग चार्ज देते हैं, या आप कॉइन्स लेते हैं, बार्स लेते हैं, उसमें मेकिंग चार्ज कंपैरेटिवली कम होता है। बट आप जब भी फॉर्मल वे में ले रहे हैं, आप GST भी दे रहे हैं, उसका 3% दे रहे हैं। जब आप वापस देने जाते हैं, जब गोल्ड प्राइस इंक्रीज़ हो गया और आप वापस देने जा रहे हैं, जो रिटर्न आपको एक कॉइन या बार में मिलेगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ज्वेलरी। बट एडवांटेज ऑफ अ ज्वेलरी ये है कि आप, जैसे मानिक जी ने कहा, कि आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं, आप उसे इंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये एक फॉर्म है। इसके अलावा जब हम डिजिटल की बात करते हैं, आज के डेट में 500 रुपये, 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। जब हम डिफरेंट ज़ेरोधा देखते हैं, फ़ंड बाज़ार देखते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स जो आ रहे हैं, एज़ लो एज़ 500 रुपये, 1000 रुपये से इन्वेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके इक्विवेलेंट उनकी एक वैल्यू होती है जो गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में ऐड ऑन होती चली जाती है, तो वो उनका डिजिटल गोल्ड बन जाता है। उसके अलावा ETFs है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस हैं। ETFs ये होते हैं जिसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के ETFs होते हैं, गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs, तो आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड गोल्ड, जब आप फिज़िकल नहीं लेना चाहते बट डिजिटल फॉर्म में लेते हैं।
जब आप फिजिकल लेते हैं तो फिजिकल में आपकी एक स्टोरेज होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ वो स्टोर कर रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट ऐड हो रही है। बट जब आप डिजिटल ले रहे हैं तो उसकी कोई एज कोई कॉस्ट नहीं है, वो आपको एक पेपर फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंटेड आपको पता है कि इतना ग्राम आपने खरीदा है। चलिए, हमने फॉर्म्स को समझा कि किस तरह से बुलियन ट्रेडिंग की जा सकती है, फिजिकल, वर्चुअल, जैसे आपने पहले बताया है। लेकिन शरद जी, आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, अगर आप वर्चुअल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड पर जा रहे हैं तब तो जैसा कृतिका ने कहा कि बहुत थोड़े से अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। और मैं यहीं पर, क्योंकि आपने अब जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं इसका ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो गोल्ड की ज़्यादा ट्रेडिंग होती है तो हमारे यहाँ एक एक्सचेंज है जिसको हम बोलते हैं MCX, जिसको हम बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो इसको नोट कर लें। जैसे शेयर्स के लिए NSE और BSE होता है, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ऐसे ही कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, या मैं अभी क्योंकि बात बुलियन की हो रही है, गोल्ड की हो रही है, उसके लिए MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इस पर ट्रेडिंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई बाजार है, क्या ये बाजार का कोई एड्रेस है कि हम वहाँ जाएं और अपने कॉइन्स निकाल के ले जाएं, अपने बार्स निकाल के ले जाएं, या अपने झुमके और अपनी चूड़ियाँ और अपने हार निकाल के ले जाएं? जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक वर्चुअल बाजार है। यहाँ पर जैसा कि कृतिका ने बताया, आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जो आप शेयर्स की खरीद फरोख्त के लिए खुलवाते हैं। उस डीमैट अकाउंट को आप खुलवाइए। उस डीमैट अकाउंट के जरिए आप जितना आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उसमें लॉट्स बने हुए होते हैं, और अलग अलग किस्म के, जो लोग किलोज में डील करना चाहते हैं उनके लिए अलग लॉट्स हैं, जो लोग 10-10 ग्राम में डील करना चाहते हैं उनके लिए अलग लॉट्स हैं। उस लॉट को आप उस पर पैसा लगाते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आपको करना क्या होता है कि जब आप खरीद रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जो एक्सपायरी डेट है, मान लीजिए वो एक्सपायरी डेट आज से 10 दिन बाद की है, तो 10 दिन तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को मार्जिन अमाउंट देके, अब मैं ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा 5 लाख रुपए का, और आपसे जो ब्रोकर मार्जिन ले रहा है या एक्सचेंज मार्जिन ले रहा है वो 20% ले रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए ले रहा है। इसका मतलब 1 लाख रुपए देके आपने 5 लाख का गोल्ड एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए MCX पर खरीद लिया, और 10 दिन बाद उसकी एक्सपायरी है। मैं एक एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूं जिससे हमारे देखने वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि जो लोग इसमें नहीं है उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे आप गोल्ड खरीदते हैं। तो 1 लाख मार्जिन देके आपने 5 लाख का गोल्ड खरीदा, 10 दिन बाद एक्सपायरी। अब आपको करना क्या है कि उन 10 दिनों तक अगर तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, मान लीजिए वो जो 5 लाख का आपने लिया था वो खुदा करे 5.5 लाख का हो गया, तो अब 5.5 आपको दिख रहा है कि मुझे तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया है, और आपने लगाया हुआ है कुल 1 लाख। तो आप किसी भी वक्त, और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि MCX जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:55 तक खुला रहता है। किसी भी वक्त आप उस सौदे को काट सकते हैं, यानी कि आप उसमें से निकल सकते हैं, यानी कि और आसान बोलूं तो आप उसको बेच सकते हैं। अब आप जब बेचेंगे तो आपका जो 1 लाख का मार्जिन है वो वापस आ जाएगा, 50,000 जो आपने मुनाफा कमाया था वो भी वापस आ जाएगा। पर किसी वजह से अगर आपने 10 दिन तक उस कॉन्ट्रैक्ट को खड़ा रखा, मतलब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बराबर नहीं किया, या यूं कहूं आपने बेचा नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 5 लाख रुपए का गोल्ड बाकायदा डिलीवरी, और मैं ये भी बता दूं MCX ने कुछ डेजिग्नेटेड वेयर हाउसेस हैं जहां से ये डिलीवरी उठाई जाती है। आपको वहां जाके बाकी के 4 लाख देके, समझने वाली बात है, 1 लाख आपने दिया हुआ है, बाकी के 4 लाख देके, या आपने मान लीजिए आप उसको नहीं बेच रहे, 5.5 का हो चुका है, तो आप 4.5 लाख रुपए देके या 4 लाख रुपए देके आपको वो डिलीवरी वहां से जाके उठानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, MCX पर गोल्ड की वर्चुअल ट्रेडिंग होती है। अमूमन लोग, अस्मिता मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है, अमूमन लोग डिलीवरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि गोल्ड की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड ही नहीं सिल्वर की होती है। और मैं यहां ये भी बता दूं कि हम हालांकि आज बात कर रहे हैं बुलियन की, पर MCX और NCDEX पे तो बहुत सारी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। उसमें जीरा है, उसमें जिंक है, उसमें कॉपर है, उसमें लेड है, ये तो मेटल कैटेगरी में आ गए। जीरा है, गेहूं है, चावल है, एनर्जी में नेचुरल गैस है, तो इन सब चीजों, क्रूड ऑयल है, इन सब चीजों की भी ट्रेडिंग होती है। पर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको वो सौदा बराबर करना पड़ता है, वरना आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ जाती है। इसी को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि आपने एक कीमत फिक्स कर उसको उस डेट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, उठा लिया मार्जिन देके, और उस एक्सपायरी डेट से पहले आप उसको भुनाकर, उसको कैंसिल कर प्रॉफिट या लॉस आपको जो भी हुआ है
अब आपका जो सवाल था, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपके सवाल के लिए मुझे ये एक बैकग्राउंड देना जरूरी था। आपका सवाल था कि ये क्यों की जाए। जब आप हेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है हेज, और हेज को मैं आसान करके बता दूं, हेज का मतलब होता है कि आप किसी चीज में सौदा करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे इसमें घाटा हो सकता है, आप एक दूसरा सौदा खड़ा कर लेते हैं जो कि आपको उस घाटे से बचा लेगा, यानी कि उसमें आपको उम्मीद लग रही है कि मुझे मुनाफा हो जाएगा, इसमें घाटा होगा, इसको हम हेजिंग कहते हैं। नॉर्मली बुलियन ट्रेडिंग लोग हेजिंग के लिए करते हैं, जब उनको लगता है कि भाई मुझे किसी और सौदे में घाटा हो सकता है, तो क्यों ना मैं गोल्ड या सिल्वर लेके इसको हेज कर लूं और इसको बराबर कर लूं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर मुझे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, गोल्ड की सिल्वर की कीमत बढ़ने वाली है, तो मैं फौरन उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेता हूं। मैंने मोटा मोटा अस्मिता बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमें देख रहे हैं उनको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो हम इसको और खोल के भी बताएंगे। पर जितना ये वर्चुअल फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ये MCX के जरिए करी जाती है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड जैसा मानिक ने बताया, आप जाके कॉइन खरीद लें, आप एक बार खरीद लें, या कोई आपको सुंदर सा हार दिख रहा है आप वो ले लें, झुमके ले लें, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, वो आपके पहनने के भी काम आएगा। पर हम लोग जनरली, मानिक से मैं माफी मांगते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जनरली जब इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं तो हम लोग ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं बताते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में खोट होती है। आप जाते होंगे कि भाई 10-15% काट लेंगे। वो हमारी जो मोहतरमा होती है ना, उनको जब पैसा कट जाता है ना वहां पर, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो पैसा कटता है, प्लस उसकी कैरेटेज पे कई दफे सवाल उठ जाता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं, या तो कॉइन्स या बार्स बताते हैं, या फिर कृतिका ने जो जिक्र किया कि हम उसको गोल्ड बॉन्ड्स, आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको वक्त वक्त पर लाती रहती है, और इसको भी आप डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं बुलियन में ट्रेड करने के, और इसकी चकाचौंध आजकल इतनी फैल गई है, इसीलिए मैंने कहा कि 20% आपका टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा इसमें होना चाहिए। जी, मानिका आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, बार बार इस बात का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन अगर हम आज के वक्त की बात करते हैं तो कितना मॉडर्न हुआ है, और जो आज इन्वेस्ट अगर करना चाहता है तो वो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन से चलता आ रहा है और ये सबसे सेफ एसेट है। और अगर आप रिसेंट टाइम की बात करें, हम पिछले 5 सालों की बात करें, तो गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कोरोना से पहले, अब जो पेंडेमिक से पहले अगर हम बात करें, गोल्ड अराउंड 35,000 के आसपास था, और आज करंट सिनेरियो में गोल्ड 75,000 है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है विद इन 4 ईयर्स। इसका कारण ये है कि जो हमारे अभी जो, जैसे शरद जी ने बताया, कहते हैं कि जो वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, जैसे अशांति है, सारी तरफ युद्ध के माहौल है, इस टाइम में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो लोग गोल्ड की तरफ कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ शरद जी की बात को भी बताना चाहूँगा कि आजकल तो जैसे ज्वेलरी में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हो रही है, क्योंकि जैसे लोग डायमंड्स की जगह गोल्ड में मूव कर रहे हैं। अगर हम ज्वेलरी में भी बात करें, उसका यही कारण है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जो इन सब टाइप की समस्याएं थी कि प्योरिटी में प्रॉब्लम, और इसके लिए BIS ने भी बहुत से कदम उठाए हैं, ताकि आप ग्राहक जो है उसको सब चीज़ें पता हो, वो क्या खरीद रहा है, किस चीज़ के लिए कितने पैसे दे रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में काफ़ी बढ़ रही है कि लोग गोल्ड की तरफ मूव करें, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में करें, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में करें। और आपने जैसे देखा कि 4-5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो डबल से भी ज़्यादा मुनाफा, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट कोई हो सकती है। जी, और इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाहूँगी कृतिका मैं। तो हमने अपने फादर्स के टाइम पे सुना है कि गोल्ड सिल्वर के सट्टे लगते थे, मार्केट में बोलियां बोली जाती थी। उसके बाद अब आज हम दिल्ली के कूचा मांझने वाले मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं लोग गद्दी पे बैठे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। वो हम लोग पूछते हैं इसका कितना भाव, तो भाव बताते हैं, उस भाव पे हम लोग गोल्ड या सिल्वर ख़रीदते हैं। मॉडर्नाइजेशन ज़रूर हुआ है बुलियन ट्रेडिंग के अंदर। हमारी इंडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। 5 इयर्स बैक मैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो इंडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास इन हाउस हमारी कंट्री के अंदर गोल्ड कम था। तो जो लंदन बुलियन एक्सचेंज हुआ, न्यूयॉर्क के जो बुलियन एक्सचेंज है, ज़ूरिक के बुलियन एक्सचेंज है, हमारे बैंक, हमारी कंट्री वहाँ जाती थी, वहाँ से वो गोल्ड लेके आती थी, फिर यहाँ पे उसकी ट्रेडिंग होती थी। तो एज ए रिज़ल्ट हमें गोल्ड थोड़ा महंगा पड़ता था। इस बेसिस पे नीति आयोग ने अभी 4 से 5 साल पहले 2019 की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये ऑर्डर लाए कि हम लोग इंडिया में ही क्यों नहीं बुलियन एक्सचेंज ओपन करें। तो उन्होंने गिफ्ट सिटी जो गुजरात में, उन्होंने एक हमारे इंडियन बुलियन एक्सचेंज का ओपन करने का प्रस्ताव रखा, जो 2 साल पहले स्टार्ट, हाँ, गिफ्ट सिटी में,
जो 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, और वहाँ से उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो बैंक्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे ट्रेडर्स, सब लोग बहुत क्लैरिटी से चीज़ कर पाएंगे, और हम लोगों से लेते हैं, हम दूसरी कंट्रियों से लेते हैं, हम क्यों नहीं दूसरी कंट्रियों को प्रोवाइड करेंगे वो गोल्ड। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत हद तक आया है और वो अब धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज हो रहा है हमारे मार्केट में। इसी के साथ ये भी जोड़ दीजिए कि BIS से किस तरह का फ़ायदा होता है, बुलियन ट्रेडर्स होते हैं। BIS हमारा क्वालिटी एश्योर करता है हमारी कंट्री के अंदर। जैसे वो बोलते हैं कि हम ज्वेलरी जाते हैं और खोट निकलती है। हाँ, पुराने ज़माने में जब ज्वेलरी बेची जाती थी तब हॉल मार्किंग सिस्टम नहीं था। अब पिछले 8 से 10 साल में इतना स्ट्रिक्ट हॉल मार्किंग हो गया है। 18 कैरेट मतलब 18 कैरेट, 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट। हाँ, आप जब जाएंगे गोल्ड मेल्ट होगा, थोड़ी वेस्टेज निकलती है ज्वेलरी की, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती, बट ऐसा नहीं है कि आज की डेट में उतना स्कोप रह गया है कि कोई ज्वेलर आपको चीट कर सके या आपको कोई कैरेटेज बोल रहा है। तो BIS इंश्योर करता है कि आपकी हॉल मार्किंग हो, चाहे वो बार्स हो, कॉइन्स हो, ज्वेलरी हो, उसमें वो लोग एक क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं। BIS हमारा ये रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कृतिका जी। शरद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने गिफ्ट सिटी की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करते हैं, तो उसमें बुलियन ट्रेडिंग का कितना % होना चाहिए? क्या ये सब भी बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टर को? देखिए, आपने पहला सवाल गिफ्ट का पूछा, गिफ्ट सिटी का, और कृतिका ने बहुत अच्छा जिक्र छेड़ा यहाँ पर। गुजरात में हम सब जानते हैं कि अहमदाबाद, गांधीनगर को इनकैप्सुलेट करके वो सिटी बनाई गई है। वहाँ पर फाइनेंशियल सेंटर, और हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बनाने की सरकार ने मुहिम उठाई है, उसी का हिस्सा है गिफ्ट सिटी। और अब तो आपको याद होगा, शेयर मार्केट जब सुबह खुला करती थी तो सिंगापुर में एक SGX निफ्टी होता था, उसको देख के जब मार्केट खुलने से पहले, क्योंकि उनका टाइम हमसे आगे था, तो उसको देख के मार्केट क्यूज लेता था। अब उसको हटा के गिफ्ट निफ्टी जिसको बोलते हैं, गिफ्ट निफ्टी से इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह खुलती है। तो इसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा कृतिका ने, वहाँ पर बुलियन का भी एक एशिया का बहुत बड़ा सेंटर और धीरे धीरे तो दुनिया का बड़ा सेंटर बनाने का इस सरकार की मुहिम है। और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में ये हमें देखने को मिलेगा। पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है देखने वाली, अस्मिता, कि आप जब गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका आज की हालात को देखते हुए 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से 15 से 20 हज़ार रुपए आपको गोल्ड को किसी भी फॉर्म में रखना चाहिए, चाहे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, चाहे आप उसको गोल्ड बार्स हो, चाहे गोल्ड कॉइन्स हो। चलिए, मैं मानिक की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता हूँ, आप अच्छा सा एक हार ले लीजिए, 4 कड़े ले लीजिए, आप चूड़ी ले लीजिए, आप झुमके ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, पर आपको उसमें रखना चाहिए। ये बात ठीक है कि आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो पर इसको इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को ना केवल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया। डाइवर्सिफाई का मतलब है कुछ आपका बहुत रिस्की एसेट्स में है, कुछ आपका बहुत फिक्स एसेट्स में है, जैसे कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कुछ आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, कुछ आपने शेयर्स में लगाया हुआ है, स्टॉक मार्केट्स में लगाया हुआ है। अब आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में भैया रिस्क ज़्यादा है यहाँ, तो कुछ पता नहीं कल को रात को मार्केट गिर जाए, 2-3 दिन में गिर जाए, हफ्ते भर में गिर जाए, तो आप उसको हेज करने के लिए जिस लफ्ज़ का मैंने इस्तेमाल किया था पहले, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। आप उसको हेज करते हैं, मतलब जब आपका रिस्की एसेट में पैसा लगा हुआ है, आपको लगता है कि इसमें घाटा होगा, तो मैं एक सेफ हेवन, गोल्ड को बोलते हैं सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब कि आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां बिल्कुल सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, तो आप उसको हेज करने के लिए गोल्ड में लगा देते हैं। और अब तो खाली ये हेजिंग के लिए नहीं, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अस्मिता, जिनका करीब करीब आज आधा पैसा, मतलब अगर उनके पास 10 लाख रुपया है तो उन्होंने 5 लाख गोल्ड में लगा रखा है, और पिछले 2-3 साल में तो उनको इतना बड़ा मुनाफा हुआ है कि उनको लगता है कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, हमने अच्छा किया जो आधा पैसा यहाँ लगाया। पर एज एन एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि 15 से 20% आपको लगाना चाहिए। और मैं ये भी साथ में दोहराना चाहूंगा कि छोटी मोटी गिरावट से, छोटे मोटा जब ये गिरता है नीचे, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कीमत फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, रोज आप देखेंगे। इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं और अगर गोल्ड की प्राइस आप खोल के देखेंगे MCX पे, तो आपको तेजी से वो ऊपर नीचे 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 500 रुपए ऊपर नीचे जाती दिखेगी। उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी गोल्ड ले बुलियन में अगर कोई कर रहा है, एज एन इन्वेस्टर आ रहा है,
तो उसको लंबे वक्त का नजरिया रखना चाहिए, उसको बहुत छोटे वक्त के लिए नहीं रखना। छोटे वक्त के लिए जिस ट्रेडिंग का मैंने जिक्र किया, जहां मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा एग्जाम्पल में कि 10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो ट्रेडर्स के लिए वो मार्केट है। पर इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, जो यहां पर हम अभी जिक्र कर चुके हैं। तो कुल मिला के 15 से 20%, अगर मैं आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं, 15 से 20% पैसा आपको गोल्ड में रखना चाहिए। और अब तो गोल्ड के साथ साथ अस्मिता सिल्वर भी पीछे पीछे चलता है। आप देखेंगे जब भी गोल्ड चलेगा साथ में सिल्वर भी पीछे पीछे चलता है। कभी कभी इनकी रेशियो आपस में ऊपर नीचे हो जाती है, पर आप लंबे वक्त तक देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर साथ साथ चलते हैं। और कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा भागता है। और सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल भी है। आप हम सब जानते होंगे कि आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी जो अंदर सर्किटरी होती है उसमें सिल्वर का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां सिल्वर का होता है। तो जब हम बुलियन कहते हैं तो हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो हम खाली ऐसा ना हो कि हम गोल्ड गोल्ड कहें, सिल्वर साहब नाराज हो जाएं, तो हम गोल्ड और सिल्वर को एक साथ बात करें अस्मिता, जब भी बात करें। जी, और मानिक आपसे जानना चाहूंगी कि एक इन्वेस्टर के नज़रिए से इसके टैक्सेशन लेवल्स क्या होते हैं? अगर हम ज्वेलरी पे बात करें तो गोल्ड में 3% जीएसटी हमें पे करना पड़ता है। और इसमें जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह जो अगर बाहर से हम कहीं से भी गोल्ड लेके आ रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वहाँ पर हमारी टैक्सेशन है 11 to 12% हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। और उसके बाद 3% हमें जीएसटी पे करना होता है। और अगर हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें 3% जीएसटी, अगर हम चाहे डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं चाहे हम कहीं से भी ले रहे हैं, उस पर हमें 3% जीएसटी। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अगर हम शॉर्ट टर्म, और जैसे M6 पे बताया कि M6 पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको उसका अलग अलग परसेंटेज देनी होती है। जी, और कृतिका अगर हम लीगल पॉइंट पे जाएं तो जो लीगल रिस्क होता है, इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको कैसे समझें? लीगल रिस्क मेटल के लिए, लीगल रिस्क मेटल हमेशा जैसे सर ने बोला सेफ हेवन माना जाता है। एज सच मेटल का इतने लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स का हम डेटा देखें तो सिल्वर ने वॉलीटिलिटी दिखाई है। 5-6 साल बढ़ा तो अचानक से 2-3 साल एकदम ही डाउन हो गया, बट गोल्ड बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में बढ़ा है। एज सच लीगल रिस्क ये हो सकता है कि जो आप बार्स कॉइन्स रख रहे हैं उसका जो स्टोरेज है या फिर आपने अनडिक्लेयर्ड रख रखा है, वो एक लीगल रिस्क है। बट अगर आप कुछ भी ज्वेलरी ले रहे हैं, बुलियन ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, आप सारा चीज़ लीगलाइज्ड फॉर्म के अंदर आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड बिल के साथ लेंगे तो वो बेटर रहेगा। जी, शरद जी आपसे जानना चाहूँगी, एक 2 टर्म्स भी हम सुनते हैं, एलोकेटेड, अनएलोकेटेड, ये इनको कैसे समझा जाए? आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं, आपने जो टैक्सेशन का पूछा था जो मानिक ने बताया, उसमें मैं कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि इन्होंने बात करी जीएसटी का, बहुत बढ़िया बताया, कस्टम्स का बताया। तो शायद कम लोग जानते होंगे, और अगर जानते हैं तो पूरा नहीं जानते होंगे कि उस पर इनकम टैक्स भी लगता है। जब आप लेके उसको मुनाफे पे बेचते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल गोल्ड को रखा और 3 साल बाद आप उसको बेच रहे हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब लगता है तो उस पर एक इंडेक्सेशन होता है इनकम टैक्स में, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगर आप 3 साल से कम वक्त के लिए रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 साल से कम रख रहे हैं, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है? जितना आपका इनकम टैक्स का स्लैब है, मतलब आप जिस स्लैब है, मान लीजिए आप ओल्ड रिजीम में 5% पे हैं, 20% पे हैं या 30% पे हैं, तो जिस स्लैब में होंगे उसी स्लैब में वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनकम टैक्स इस पे लगता है। और जो आपने लीगल वाली बात पूछी, कृतिका ने बहुत अच्छा बताया, उसमें भी मैं थोड़ा जोड़ दूं। लीगल रिस्क में यह है कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि कैश से जाके खरीद लेते हैं। और कैश से खरीदना, इसको हम अगर आम भाषा में इस्तेमाल करूं तो 2 नंबर के पैसे से या ब्लैक मनी से अगर आप खरीदेंगे तो आपके ऊपर रिस्क यह है कि कल को अगर आपके ऊपर सर्वे होता है, आपसे पूछा जाता है कि ये आपके पास गोल्ड कहां से आया, तो आप कहेंगे साहब मेरे पास तो कैश पड़ा था, उससे मैंने खरीद लिया। तो फिर सवाल ये उठेगा कि ये कैश आपने कहां से कमाया। तो मेरी ये सबको सलाह है कि गोल्ड को आप ब्लैक मनी को स्टोर करने का जरिया ना बनाएं। ये मैं दोहराना चाहूंगा कि गोल्ड को ब्लैक मनी को स्टोर करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसको आपने जो वाइट का पैसा है, जो आप जिस पैसे पे आप टैक्स देते हैं, उस पैसे से ही उसको खरीदना चाहिए। और एलोकेटेड अनएलोकेटेड की आपने बात करी, एलोकेटेड तो जो फंड्स होते हैं, आपको हैरानी होगी जान के, अभी कृतिका ने पहले ETFs का जिक्र किया था जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है जो कुछ पैसा बुलियन में लगाते हैं, कुछ पैसा बाकी के सिक्योरिटीज में भी लगाते हैं। तो जो एलोकेटेड उनका बुलियन के लिए होता है उसको हम एलोकेटेड कहते हैं। अनएलोकेटेड होता है कुछ फंड्स ओपन रहते हैं।
ओपन में वो क्या करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि अगर उनको लगता है गोल्ड में तेजी आने वाली है तो वो उतना एलोकेट कर देते हैं, पहले से एलोकेशन नहीं करते हैं, उसको हम अनएलोकेटेड या नॉन एलोकेटेड बोलते हैं। बाकी कुल मिला के देखें तो ना केवल आप और हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। गोल्ड अब ये पहले तो होता था, अस्मिता आपको याद होगा, गोल्ड का मतलब होता था हमारी जो घर में मोहतरमा होती हैं उनके पास अपना लॉकर वगैरह में रखा होता था, पर अब गोल्ड ऐसी चीज बन गई है जो कि मुझे लग रहा है घर घर ही नहीं, ये पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और ये सरकारी लेवल पर भी ये पहुंच चुका है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरिया बन रहा है। और शायद लोग ये नहीं जानते कि गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है। आपको पता होगा गोल्ड माइनिंग से आता है, गोल्ड कहीं फैक्ट्री में तो बनता नहीं, इसकी फसल भी नहीं होती है, इसको तो जमीन को खोद कर, और कुछ कुछ दुनिया में ऐसी जगह है जहां से गोल्ड को निकाला जाता है, गोल्ड और सिल्वर को। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं, जो भंडार जिसको हम कहते हैं, वो अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। इसी वजह से आपको गोल्ड की जब भी किसी चीज में कमी देखी जाती है, जब भी किसी चीज में लिमिट देखी जाती है, ऐसा देखा गया है कि उसकी कीमतें ज्यादा स्पीड से बढ़ती हैं। तो आप भी देर मत करिए, मैं तो ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको MCX में तरीका भी साथ में बता दिया है। जी मानिक, आपसे जानना चाहूँगी कि आप बुलियन ट्रेडिंग आपने किस रीज़न से शुरू की, इसने कैसे आपको अपनी तरफ खींचा है? मैंने बुलियन ट्रेडिंग इसलिए शुरू की कि मेरा जो व्यवसाय है, मैं ज्वेलरी में डील करता हूँ, तो बुलियन का हमें क्या कहते हैं ज़रूरत पड़ती है। बुलियन इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर आवर ज्वेलरी। तो पर जब से मैं बुलियन ज्वेलरी के साथ जुड़ा हूँ और मेरा जो पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि सबसे सेफ़ और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे अगर कुछ लगती है तो वो बुलियन लगता है। क्योंकि आप पिछले 10 साल में आप देखेंगे गोल्ड 25,000 से या 75,000 है, 3 गुना मुनाफा सिर्फ मात्र 8-9 सालों में। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी या कोई भी चीज़ आपको इतनी जल्दी इतना सेफ मुनाफा दे रही है। दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आप देखें कि धीरे धीरे जो कस्टमर का रुझान भी है वो अब ज्वेलरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और वो भी खासकर जैसे पहले डायमंड की या पोल्की की ज्वेलरी बहुत चलती थी, उसमें भी कस्टमर क्योंकि गोल्ड में इतने अच्छे रिटर्न्स हैं उसको देखते हुए गोल्ड ज्वेलरी की तरफ मूव कर रहा है। तो इसी वजह से आज के टाइम में गोल्ड, चाहे आप जैसे शरद जी कह रहे हैं, आप चाहे ज्वेलरी के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप डिजिटल फॉर्म में लीजिए, किसी भी फॉर्म में लीजिए, पर गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर कीजिए क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स इस टाइम मिल रहे हैं। जी, और यही सवाल आपसे भी है कृतिका मेरा, आपको कैसे अट्रैक्ट किया और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं जब बिज़नेस में आई ज्वेलरी के, तब बजट कम था, तो मैं थोड़ा गोल्ड थोड़ा सिल्वर, थोड़ा गोल्ड थोड़ा सिल्वर करते रही। धीरे धीरे गोल्ड या सिल्वर मेरे को मेंटल लेवल पे ये लगा, अगर कुछ भी नहीं है तो गोल्ड और सिल्वर है मेरे पास जो मैं ट्रेड कर सकती हूँ मार्केट में। जब म्यूचुअल फंड्स किया, इक्विटी करा, गोल्ड किया, सिल्वर किया, आज की डेट में जब आप न्यूज़ में देखें, हर जगह पढ़े, तो सिल्वर प्राइस जो 94,000 हुआ है आज की डेट में, वो और एक्सपेक्टेड है 1 लाख क्रॉस करने को। रीज़न बीइंग कि जो इलेक्ट्रिक EV व्हीकल्स बन रही है, सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, और 3-4 साल से जो रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस किया जा रहा है, उसमें सब में सिल्वर एज अ मेटल यूज़ हो रहा है। तो सिल्वर जो पहले इतना फेमस नहीं हुआ करता था, सिर्फ गोल्ड पे ही हम फोकस करते थे, अब सिल्वर भी बहुत प्रॉमिसिंग आगे के ईयर्स में लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब भी मैं अपना मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही होती हूँ, कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड्स का करती हूँ, कुछ पार्ट इक्विटी का करती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना अमाउंट गोल्ड और सिल्वर के लिए भी रखती हूँ क्योंकि ये प्रॉमिसिंग है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने कृतिका, लेकिन ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि आप यंग हैं, आप MBA भी हैं, तो आपने इसी तरफ क्यों आई गोल्ड और सिल्वर मेटल में? ये मेरा पर्सनल पैशन था, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मेरा पर्सनल पैशन था, और उसके बाद वो धीरे धीरे कब ज्वेलरी से एक इन्वेस्टमेंट मोड बन गया, ये विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 ईयर्स में मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था ये वाला चीज़। जी, वैसे शरद जी, अभी तक तो ये कहा जाता था कि गोल्ड जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो फीमेल्स में होता है, लेकिन आज के वक्त में जितना हमने डिस्कस किया है, जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है आप तीनों ने, उसे लग रहा है कि अब ये कन्फाइंड नहीं है फीमेल्स के लिए,
सबके लिए बराबर है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी बुलियन ट्रेडर्स हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे इस प्रोग्राम के बाद अब सोच रहे हैं, अपना मन बना रहे हैं कि मैं भी बुलियन ट्रेडर बन जाऊँ, तो उनके नज़रिए से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टर के नज़रिए से? देखिए, पर्सनल तौर पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ रुझान नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग, जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो तरीके की ट्रेडिंग है। या तो आप जैसे मानिक हैं, कृतिका है, ये लोग बिजनेस करते हैं, या मानिक ने कहा कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आपने खरीदा, जाके बेच दिया। वो इतना आसान काम नहीं है, हर बार आप गोल्ड कैरी करके जाएं या आप उसको करें। मुझे लगता है कि बुलियन की इन्वेस्टमेंट की हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, हमें उसमें, और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो जो लंबा वक्त है ना स्मिता, उसका जिक्र आ जाता है। तो मैं तो लंबे वक्त के लिए हमेशा साथ दूंगा और हमेशा उसको रेकमेंड करूंगा कि आप गोल्ड के, और मैं तो साफ बोलता हूं कि सोने के साथ सो जाइए। सो जाइएगा मतलब सोना साथ लेके मत सोइए, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आप उसको लेके सो जाइए, मतलब उसको लेके आप भूल जाइए, लंबे वक्त के लिए भूल जाइए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने, और आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप अपने घर में अपनी दादी नानी से पूछिए, उनके ज़माने का जो सोना उन्होंने लेके, वो जो जड़ाऊ हार रखे हुए थे और वो जो आगे पुश्तों में आगे आगे पास ऑन कर दिए जाते हैं, आप देखिए उन्होंने किस कीमत पे लिया था। आपको ऐसे ऐसे मुझे तो सुनने को मिलता है कि हमने 100 रुपए तोला लिया था। कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, और आज उसकी कीमत कहां से कहां जा पहुंची। अभी तो पिछले हम 2-3 साल की बात कर रहे हैं, पर जिन्होंने सोचिए 20-20, 30-30 साल, तो मुझे लगता है सोने को लंबे वक्त के लिए रखना चाहिए। और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनका, जैसा कि मैंने अस्मिता कहा था कि ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग किस्म का बिजनेस है जो लोग करते हैं, उसकी खरीद फरोख्त करते रहते हैं। MCX मैंने आपको जिक्र किया कि MCX में इसकी ट्रेडिंग की जाती है, और जो लोग शौक रखते हैं MCX में ट्रेडिंग करने के लिए, उनके मैं यहां पर हाथों हाथ ये भी जिक्र कर दूं कि खाली सोना चांदी नहीं, आप 3 तरीके की 3 कैटेगरीज आप MCX पे ट्रेड कर सकते हैं। एक आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, जीरा है, उड़द है, दालें और दालें हैं, ये सब ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा आप एनर्जी में कर सकते हैं, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। और तीसरा आप बुलियन में कर सकते हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, जिंक है, लेड है, और भी मेटल से आप कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग का सारा मामला है ना, ये बिल्कुल अलग एक पहलू है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का मामला है अस्मिता, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है। तो हम दोनों पहलुओं की अलग अलग बात कर चुके हैं, और जो लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ वो जा सकते हैं। पैसा दोनों में है, थोड़ा ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कीमत अगर गिर जाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और आप ये सोचेंगे कि आज तो मुनाफे की बात हो रही थी, तो घाटे की बात क्यों होने लगी? क्योंकि हमने ट्रेडिंग की बात करी। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में फर्क समझना बहुत ही जरूरी मैं मानता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, मानिक जी आपका, कृतिका आपका। उम्मीद करते हैं कि बुलियन ट्रेडिंग से जुड़े तमाम सवालात के जवाब हमारे व्यूअर्स को मिल रहे होंगे। और पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।